बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे। जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, टैलेंटेड इंडिया पर आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील कि न सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि वो जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे तुरंत दबाएं ताकि जैसे मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और कार्यक्रम का आगाज करने से पहले मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि मेरे इस शो को कम से कम अपने 5 दोस्तों को फॉरवर्ड करें, उसे फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप पर या SMS पर, ताकि यह कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। और आज मैं जो आपके सामने सवाल पूछने जा रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत और आमिर खान पर हमला करने की एवज में गोदी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी सरकार किन मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब CBI करेगी, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि यकीनन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो हो गया, क्योंकि यह मुद्दा अब आसानी से बिहार चुनावों में एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का एक और बहाना बन जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। तो जैसे मैंने कहा, इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। और इसी दौरान पिछले 2 दिनों से मैं क्या देख रहा हूं, आमिर खान तुर्की में हैं और वहां पर उन्होंने तुर्की की राष्ट्रपति की जो पत्नी है एमाइन एर्दोगन, उनसे मुलाकात की, जैसा कि इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। इस मुलाकात के बाद आमिर खान पर हमला शुरू हो गया है। उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है और तमाम किस्म के नाम बताए जा रहे हैं। मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उसमें कई मुद्दे सामने उभर कर आएंगे, जिसके जरिए मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो जो सवाल मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि क्या आमिर खान और सुशांत सिंह राजपूत के बहाने जो असल जमीनी मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? एक एक करके उन मुद्दों की बात करूंगा, मगर सबसे पहले आमिर खान की बात करता हूं मैं। जी हां, ऐसा लगता है कि भारत और तुर्की के बीच जो संबंध हैं उन्हें बढ़ावा देने का या उनके खराब होने की जिम्मेदारी आमिर खान के कंधों पर है। आमिर खान ने तुर्की की राष्ट्रपति एमाइन एर्दोगन से मुलाकात कर ली और उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि प्रचार तंत्र का यह मानना है कि तुर्की के राष्ट्रपति भारत विरोधी हैं। 370 पर जब संयुक्त राष्ट्र में यह मुद्दा उठा था, तब एर्दोगन ने भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया था, जो बिल्कुल सही है। मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आमिर खान ने एक देश विरोधी काम किया, तो तुर्की के अंदर जो हमारे राजदूत हैं, जो आपके स्क्रीन पर हैं, संजय पांडा, वो आमिर खान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दैट स्पेशल मोमेंट फर्स्ट लेडी एमाइन एर्दोगन receives India's cultural ambassador and one of our finest exponents of meaningful cinema, Amir Khan, on a location scouting trip to Turkey for his latest film. यहां पर संजय पांडा आमिर खान को भारत का सांस्कृतिक राजदूत बता रहे हैं और सार्थक सिनेमा के सबसे बड़े नुमाइंदे बता रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि हमारे राजदूत। अब दिक्कत क्या है ना दोस्तों, न्यूज चैनल्स जो आपको कचरा या जहर परोसते हैं, वो देखने के बाद आप लोग तो पूरी तरह से यहां से खाली हो जाते हैं और भक्तों के भी यहां पूरी तरह से सन्नाटा है। आप खुद देखिए ना, हमारे राजदूत उसका स्वागत कर रहे हैं, तो फिर आप आमिर खान को क्यों एंटी नेशनल बता रहे हैं? बात वहां नहीं रुकती है। जब राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बयान दिया था कश्मीर के मुद्दे पर, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला था उनके खिलाफ? क्या किया था भारत ने? मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इस खबर के मुताबिक, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जैसे ही एर्दोगन ने कश्मीर पर बयान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तुर्की यात्रा को रद्द कर दिया। दूसरी बात, यही नहीं, उन्हें एक संदेश देने के लिए
तुर्की को एक संदेश देने के लिए भारत ने तुर्की के दुश्मनों से मुलाकात की। इस खबर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है, जैसे ही संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर पर अपना बयान दिया, मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस से मुलाकात की, जो कि तुर्की का दुश्मन है। यही नहीं, बात यहां नहीं रुकती है। आगे मोदी जो है किरियाकोस मित्सोताकिस से भी मिले, जो कि ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि तुर्की के साथ उनका विवाद चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से एक भी शब्द राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ बोला था? मैंने तो बहुत कोशिश की इंटरनेट में ढूंढने की, मुझे तो एक भी शब्द नहीं मिला। बताइए ना। इसी तरह से चीन हमारे 20 सैनिकों को मार देता है, और आज तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री के मुंह से चीन शब्द तक नहीं निकला है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों देशों के संबंधों की जिम्मेदारी आमिर खान के हाथ में है, जो कि एक फिल्म अभिनेता है? तो आज आपको यह सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि आमिर खान पर यह हमला क्यों हो रहा है। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, अक्षय कुमार, अजय देवगन। अगर इन दोनों में से किसी ने तुर्की जाकर वहां की फर्स्ट लेडी से मुलाकात की होती तो क्या इतना बवाल होता? क्योंकि आमिर खान के साथ बीजेपी का एक इतिहास है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त नर्मदा आंदोलन से आमिर खान जुड़े थे। उसी वक्त आमिर खान की फिल्म फना को गुजरात में बैन कर दिया गया था। बात वहां नहीं रुकी। आपको याद होगा, इंडियन एक्सप्रेस के समारोह में आमिर खान आए थे और उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरी पत्नी किरण राव कहती हैं कि क्या हमें अपने बच्चों को विदेशों में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिस तरह से भारत के अंदर मॉब लिंचिंग चल रही है। इस बयान पर इस कदर हमला बोला भारतीय जनता पार्टी ने कि आमिर खान के जितने भी स्पॉन्सर्स थे वो सब उनसे दूर हो गए। स्नैपडील ने अपना करार आमिर खान से तोड़ दिया। तो आमिर खान का यह इतिहास रहा है, इसलिए आमिर खान पर हमला हो रहा है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर तुर्की ने भारत की बेइज्जती की है तो सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों रहे, एक शब्द क्यों नहीं बोला? सवाल नंबर 2, हमारे जो राजदूत हैं संजय पांडा, वो आमिर खान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, हम तुर्की के साथ अपने संबंध क्यों नहीं तोड़ देते अगर उनका गुनाह कितना गंभीर है? तो सिर्फ आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि आमिर खान एक मुसलमान है और आज की तारीख में आप जानते हैं लोगों के अंदर धर्म का धतूरा घुसा हुआ है, चाटा हुआ है लोगों ने। बस उसी मुद्दे को लेकर थोड़ा खिलवाड़ चलता रहेगा एक आध हफ्ते तक। और जाहिर सी बात है, जैसे हिंदू मुस्लिम की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी को तो सियासी फायदा होता है। यह बात अलग है कि आप समाज में लगातार जहर परोस रहे हैं, अपनी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की डिबेट्स न्यूज चैनल्स पर चलाकर, मगर असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। और वही असली मुद्दे यहां जवाब मांगा जाएगा में हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और सुशांत सिंह राजपूत और आमिर खान के एवज में उन मुद्दों को दबाया जा रहा है जिससे मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। और वो मुद्दे क्या हैं, अब मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहला मुद्दा जिससे आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है वो है पीएम केयर्स। कोरोना संकट के दौरान एक फंड बना था जिसका नाम था पीएम केयर्स, और उसमें आप जो अपना मेहनत का पैसा डोनेट करते हैं उसको लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है। नंबर 1, आप आरटीआई के जरिए यह पता नहीं लगा सकते कि कितना पैसा है। नंबर 2, आप इसका ऑडिट सीएजी के जरिए नहीं करवा सकते। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि एक बहुत करारा झटका है, क्योंकि यह अपील की गई थी कि पीएम केयर्स का जो सारा पैसा है वो एनडीआरएफ में डाल दिया जाए। एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। क्योंकि जैसे ही आप एनडीआरएफ में पीएम केयर्स का पैसा डाल देते हैं तो एक एक पाई का हिसाब सामने उभर कर आता है, क्योंकि एनडीआरएफ में आप जितना भी पैसा डालते हैं उस एक एक पाई का हिसाब उनकी वेबसाइट में है, मगर पीएम केयर्स में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उनका क्या आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं साहब, एनडीआरएफ में पीएम केयर्स के पैसे को डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर
पीएम केयर्स को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय जो लगातार पारदर्शिता की कमी दिखा रहा है वो चिंताजनक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ओएनजीसी ने 300 तो एनटीपीसी ने 250 करोड़ रुपए, 38 पीएसयूज ने पीएम केयर्स में सीएसआर फंड से दिए 2105 करोड़ रुपए। यह बात कोई और नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आरटीआई के जरिए पता लगाए। मैंने आपसे कहा कि आरटीआई के जरिए आप पीएम केयर से कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकते, मगर इंडियन एक्सप्रेस ने जो तमाम जानकारी है इन पीएसयू से पता लगाया है। और यह रिपोर्ट क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कई चौंकाने वाले पहलू हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने 55 पीएसयू कंपनी से आरटीआई के जरिए पीएम केयर्स फंड में दान का ब्यौरा मांगा। इसमें 38 कंपनी से प्रतिक्रिया आई, जिसमें सामने आया कि पिछले 5 महीनों में इन कंपनियों ने 2019 से 20 और 2021 के अपने निर्धारित बजट से 2105.38 करोड़ रुपए का योगदान किया है। गौरतलब है कि इससे पहले 28 मई को, अब इस बात पर गौर कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, गौरतलब है कि इससे पहले 28 मई को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री कार्यालय से भी चंदे से संबंधित जानकारी मांगी थी। हालांकि तब पीएमओ की तरफ से इसे देने से इनकार कर दिया गया था और pmcares.gov.in पर अन्य जानकारी के लिए कहा गया था। तो इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी कहां से मिली? इन पीएसयू से। मगर प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी देने से मना कर दिया। यह आपका पैसा है, क्योंकि इसमें आर्मी भी पैसा दे रही है, इसमें भारतीय रेलवेज भी पैसा दे रही है। और भारतीय रेलवेज कहां से पैसा दे रही है? आप ही के जेब से निकाल कर दे रही है ना, क्योंकि आप टिकट का पैसा देते हैं, आप टैक्स भरते हैं और आपका पैसा जा रहा है पीएम केयर्स में और उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्या इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में रखने की जरूरत है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एनडीआरएफ के सिलसिले में आपके पक्ष में फैसला सुना दिया, मगर क्या इन मुद्दों पर हम आंखें मूंद लें? बताइए। बीजेपी अपनी जीत करार दे रही है, मगर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रुख में जो है पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। तो यह तो एक मुद्दा हुआ। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर भारत में एक दिन में 64,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और करीब 1092 लोग एक दिन में मारे गए हैं। कोरोना में मौतें जो हैं वो लगातार उनमें वृद्धि हो रही है। रोज 1,000 लोग मारे जा रहे हैं। क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत नहीं है? किस न्यूज चैनल पर आप इसको लेकर डिबेट देखते हैं? बताइए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की जांच बहुत अच्छी बात है। आमिर खान के ऊपर अगर आप मुद्दा उठा रहे हैं तो चलिए उठाइए, मगर इसकी एवज में किन मुद्दों को दबाया जा रहा है? क्या आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? बात यहां नहीं रुकती है। इस खबर पर गौर कीजिए। इस खबर को कायदे से उठाना तो चाहिए था मीडिया को, मगर राहुल गांधी उठा रहे हैं। कोरोना का कहर, अप्रैल से अब तक 1.89 करोड़ नौकरियां गईं। खबर क्या कहती है? पिछले महीने यानी जुलाई में लगभग 50 लाख लोगों की ने नौकरी गंवाई। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में 1.77 करोड़ और मई में लगभग 1 लाख लोगों की नौकरी गई। जून में लगभग 39 लाख नौकरियां मिली, लेकिन जुलाई में करीब 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुप सकता। हकीकत है। यह शख्स जो बातें कह रहा है इसमें दम है, क्योंकि अब सामने खबर यह भी आ रही है कि फेसबुक जो जहरीले बयान थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इस शख्स अंखी दास ने उन बयानों को हटाने से इनकार कर दिया। वो कपिल मिश्रा जो लगातार भड़काऊ बयान देता है, जिसके बारे में फेसबुक के जो सुपर बॉस हैं मार्क जकरबर्ग ने बयान दिया था कि हमने कपिल मिश्रा का बयान हटा दिया था फेसबुक से। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कपिल मिश्रा का ये वेरीफाइड पेज अब भी फेसबुक पे क्यों बना हुआ है? वो आदमी जो जहरीले बयान देता है।
फेसबुक की यह मुलाजिम अंखी दास ने साफ तौर पर यह कहकर मना कर दिया था कि अगर हमने बीजेपी के नेताओं के जहरीले बयान हटाए तो हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। यानी कि ये लोग हमारे समाज में जहर फैला सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, बर्बादी मचा सकते हैं, हमारे बुजुर्ग मां बाप, हमारे बच्चों की जान खतरे में डाल सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। और दुख की बात यह है कि इन चेहरों पर गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे, केंद्र सरकार में मंत्री रविशंकर प्रसाद, ये लोग अंखी दास को इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, उसके बचाव में इस तरह से मैदान में आ गए जैसे अंखी दास भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। क्या आपके लिए समाज में दंगा फैलाना ज्यादा जरूरी है, फेसबुक का बिजनेस ज्यादा जरूरी है, या इस देश के आम नागरिक के परिवार की सुरक्षा? जी हां, इसी तरह से कई मुद्दे छुपाए जा रहे हैं। एक और मुद्दा जो आपके सामने छुपाया गया है वो है चीन का। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, वो अब भी पीछे नहीं हट रहा है। और तो और आपसे तो कहा गया कि चीनी उत्पादों पर बॉयकॉट कीजिए, आपसे तो कहा गया कि फोन से टिकटॉक हटा दीजिए, मगर खबर क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आइए देखते हैं। गालवान घाटी में फौजियों की शहादत बॉयकॉट के आह्वान के बाद भी चीन से आता रहा सामान जुलाई में जून से भी ज्यादा आयात। और इसकी जानकारी क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जनसत्ता की यह खबर क्या कहती है? लद्दाख सीमा पर गालवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद से भले ही चीन में बने उत्पादों के बहिष्कार के ऐलान किए गए हों, लेकिन जून और जुलाई के महीने में आयात घटने के बजाय बढ़ा ही है। जुलाई महीने में चीन से भारत ने 5.6 अरब डॉलर के सामान आयात किए हैं। जुलाई में लगातार दूसरे महीने में चीन से आयात में तेजी देखी गई। हालांकि इस बात पर गौर कीजिएगा, हालांकि 2019 के मुकाबले चीन से आयात का आंकड़ा 24% कम हुआ है। 2019 के मुकाबले बेशक ये आंकड़ा 24% कम हुआ है, मगर क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि भारत के अंदर कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन था। यही वजह है कि जो ओवरऑल आंकड़ा है यह कम किया गया है। पहली बात, चीन हमारे सैनिकों को शहीद कर देता है, उस पर कोई जवाबदेही नहीं। प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। चीन के साथ आयात लगातार बढ़ते रहता है। और ये देखिए, आज ही की खबर आई है, इस पर भी गौर कीजिए। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज पिक्ड अप 0.006% stake in ICICI Bank by investing rupees 15 crores in the private sector lenders rupees 15,000 crore qualified institutional placement exercise which concluded last week. यानी कि चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने करीब 0.006% स्टेक आईसीआईसीआई में बैंक में उठाया है। मूर्ख सिर्फ इस देश की जनता को बनाया जाता है। जवाबदेही सरकार की नहीं होती, जवाबदेही धन्ना सेठों की नहीं होती है। मीडिया इसी तरह से आमिर खान का मुद्दा उठा के, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठा के असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाते रहता है। मगर शो का नाम क्या है मित्रों? जवाब मांगा जाएगा। हम जवाब मांगेंगे आपसे। और एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील कि मेरे इस शो को कम से कम अपने 5 मित्रों, दोस्तों या किसी को भी जो आपसे इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं, उन्हें फॉरवर्ड करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।